हाय दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सॉलिड क्या होते हैं और सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉलिड हमारे 2 टाइप्स के होते थे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। ये दोनों हम लोग पढ़ रखा है। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। करीब इसमें 5 डिफरेंस हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल के साथ में। तो 2 लेक्चर तो यूट्यूब पे हम लोग का अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। और वीडियो में जो लैंग्वेज यूज़ किया गया था एकदम इजी था, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ में था। और जितने भी एग्जाम्पल थे उसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के थे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण, यानी क्रिस्टली ठोस हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ में। मैं विवेक दीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहले आप समझिएगा कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला जो हम लोग का आता है वो आता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड के बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसको हम लोग कहते हैं आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब ध्रुवी आणविक ठोस और दूसरा अध्रुवी आणविक ठोस। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटेलिक से, क्योंकि मेटेलिक के बारे में पढ़ेंगे तब जाके आयनिक वाले में क्लैरिटी आएगा। तो हम लोग अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले मेटेलिक सॉलिड, समझिएगा। तो पहला हम लोग का टॉपिक है मेटेलिक सॉलिड। अब बात है ये मेटेलिक सॉलिड होते क्या हैं। मेटेलिक सॉलिड को हिंदी में कहते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। अब आखिरकार ये धात्विक ठोस होते क्या हैं तो हम लोग समझेंगे। नाम से पता चल रहा है मेटेलिक सॉलिड है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन जो मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मरकरी हमारा हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड। मरकरी हमारा कभी भी मेटेलिक सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि मरकरी तो हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसमें तो मेटल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो बड़ा वीक होते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड में याद रखिएगा कि इसमें हमारा क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि धात्विक बंध उपस्थित होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब धात्विक बंध उपस्थित होने का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई एक मेटल है, जैसे सोडियम मेटल है, तो दूसरा वाला सोडियम मेटल मैं लूँगा तो इन दोनों के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। इसी के थ्रू हमारे मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये बॉन्ड मेटल के बीच में जो बना है वो कैसे बना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं इनमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन कर्नेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट का मतलब समझेंगे। तो मैं पहले इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूं, क्योंकि इस चैनल पे दोनों बच्चे देखते हैं, सीबीएसई वाले यूपी वाले, तो दोनों लोग का काम हो जाएगा। तो मैं दोनों लिखूंगा। इसका मतलब है कि कर्नेल व संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में स्थिर वैद्युत बल उपस्थित होता है।
होता है। अब ज़रा समझिएगा, जैसे देखिए अब यहाँ पे ये है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, परमाणु क्रमांक। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। अब सोडियम का सबसे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन चूज करिए, ये है 3s1 वाला। 3s1 वाले में यानी ये बताता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलें, या इसी को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन एटम के एकदम अंतिम कोष में यानी अंतिम कक्षा में उपस्थित होता है, उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब ये कोर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, अगर अब सोडियम लिया गया तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये देखिए ये सोडियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आयन बना, ध्यान से देखिएगा, ये जो आयन बना इसी आयन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कर्नेल देते हैं। इसको हम लोग कर्नेल बोलेंगे। तो यानी कर्नेल समझ में आया, कोई भी मेटल होगा जब वो अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब आयन में कन्वर्ट हुआ। उस आयन को हम लोग नाम देंगे कर्नेल, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया आउटर मोस्ट सेल वाला उसको नाम देंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ज़रा, तो ये हमारा सोडियम आयन, ये हमारा सोडियम आयन, ये हमारा सोडियम आयन है, और यहाँ भी हमारा सोडियम आयन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बीच में कर्नेल वाला, ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में ये इंट्रैक्शन होगा, और इसी इंट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। और इसी के थ्रू मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड पाया जाता है। इसको हम लोग आगे भी फर्दर डेवलप कर सकते हैं, Na पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट रहेगा। तो इसके थ्रू हमारे मेटेलिक सॉलिड बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बनाया है, इसका मतलब इन कर्नेल और इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगता है। तो इस टाइप्स के सॉलिड को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। और मेटेलिक सॉलिड को पहचानने का तरीका एकदम आसान है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटेलिक सॉलिड हो गया। और पीरियोडिक टेबल में तो जो S ब्लॉक वाले होते हैं, पूरे के पूरे D ब्लॉक वाले होते हैं, पूरे के पूरे F ब्लॉक वाले होते हैं, ये सारे मेटल होते हैं। बचे P वाले में कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटलॉइड होते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। एक पॉइंट मैं और लिखना चाहूँगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यानी अगर मेटल है सॉलिड स्टेट में है तो उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और जब तक वो मेल्ट नहीं करेगा तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये मेटेलिक सॉलिड के बारे में था। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल हमारे ढेर सारे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी कुछ लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है हमारा। उसके बाद हमारा मैग्नीशियम आ जाएगा। मैग्नीशियम के बाद हमारे जो डी ब्लॉक में है स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, मतलब तमाम प्रकार के। मैंने तो आपको पीरियोडिक टेबल में भी बता दिया कि जो S, D, F वाले ये सारे मेटल होते हैं, मेटेलिक सॉलिड होते हैं। इनमें कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तो उनका जिक्र हम लोग इसमें नहीं कर देंगे। और क्या, तो इसी को हम लोग मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। तो यानी हमारे हिसाब से आपको मेटेलिक सॉलिड क्लियर होगा कि किसे कहते हैं। तो एक बार रिवीजन, मेटेलिक सॉलिड का मतलब जिनमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी मेटल मेटल के बीच बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच, जिसके थ्रू ये मेटेलिक बॉन्ड बनता है। अब ये सोडियम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये जो आयन है इसको हम लोग कर्नेल बोलते हैं। तो ये इनको पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक को ऊपर मूव करते हैं जिसका नाम है आयनिक सॉलिड। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयनिक सॉलिड क्या होता है।
अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में देखेंगे दूसरा वाला आयनिक सॉलिड, इसको हिंदी में कहते हैं आयनिक ठोस। अब देखिए आयनिक ठोस क्या होंगे। अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे आयन होंगे। अब आयन तो हमारे दो ही टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। यानी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग बोलेंगे आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड में हमारा खास बात ये होता है कि अगर इनको पहचानना है तो इसमें एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। ये बात आप दिमाग में बैठाइए कि जब भी हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल होना कंपलसरी है, क्योंकि मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इनके बीच में हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। इसका मतलब होता है आयनिक बंध उपस्थित होता है। अब सबको पता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आयनिक बॉन्ड हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल हमारा क्या होगा, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, CaSO4, ZnS हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। किसके? ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हमारे आयनिक सॉलिड के हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग आयनिक सॉलिड बोलते हैं। अब आयनिक सॉलिड में पहचानने का तरीका पता चल गया कि इनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब आप लोग 11th क्लास में पढ़ रखे होंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड हमारा दो एटम के बीच में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके थ्रू बनता है। इनको पहचानने का तरीका एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। जैसे इसमें चेक करिए, सोडियम मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, मैग्नीशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। तो हर एंगल से चेक करेंगे तो एक मेटल और एक नॉन मेटल ये दोनों मिलेगा, ये कंपलसरी है। तो इसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड। अब इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, आयनिक सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक चीज़ और, स्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन कैटायन एंड एनायन। यानी इसका मतलब क्या है, एक धनायन दूसरा ऋणायन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगा। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर लिखा जाए, ये है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। ज़रा समझिएगा, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3s1 होता है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 3s2 3p5। यानी क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, सोडियम हमारा क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इसके पास रहेगा, और क्लोरीन के पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि एटम जितना डोनेट करता है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव और जितना गेन करेगा उतना नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पे इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसी इंट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। तो ये इनको पहचानने का तरीका था। यानी हम लोगों ने पहले पढ़ा मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, पहचान लेंगे, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, इनको भी पहचान लेंगे। यानी ये दो टाइप्स के सॉलिड हमारे क्लियर हो चुके हैं। आयनिक को पहचानने के लिए मैंने बता दिया, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। अब हम लोग जो तीसरा डिस्कस करेंगे वो है कोवैलेंट। उससे पहले आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड के ऊपर। तो नाम है कोवैलेंट, या इसी को नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। अब ये क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंयोजी ठोस, या इसी को बोलते हैं नेटवर्क ठोस।
पहले समझिए, सहसंयोजी ठोस का मतलब होता है कि इसमें हमारा कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और कहा जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड हमारा क्या होता है, या तो हमारा गैस में पाया जाएगा या तो लिक्विड में पाया जाएगा। सॉलिड होने के चांस बहुत कम होते हैं। सॉलिड हमारा एक ही कंडीशन में होगा जब मॉलिक्यूल के बीच में हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा तब। जैसे देखिए, यानी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क इज प्रेजेंट। अब 3 डायमेंशनल नेटवर्क प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है, मतलब 3D स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे डायमंड होता है, तो डायमंड में क्या होते हैं कि ऐसे ढेर सारे कार्बन के एटम आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे ढेर सारे कार्बन के एटम आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। तो अब ये कार्बन के एटम आपस में जब ऐसे ढेर सारे जुड़े होते हैं तो जुड़ करके एक जॉइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जॉइंट मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ऐसे केसेस में वो हमारा सॉलिड क्या कहलाता है, कोवैलेंट सॉलिड कहलाता है। नेटवर्क सॉलिड बोलने के पीछे का रीज़न होता है इनको, क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब यही काम हमारा ग्रेफाइट में भी होता है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, ज़रा देखिएगा। एग्जाम्पल में इसका क्या होगा, डायमंड होगा, ठीक है। डायमंड के बाद हमारा क्या हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। SiO2 जो हमारा होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या इसी को सिलिका बोलते हैं, या अदर वर्ड में इसको बोलते हैं सैंड पार्टिकल। तो ये भी हमारा क्या होता है, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड होता है, ठीक है, सैंड पार्टिकल। अब इसके बाद जरा एक चीज़ और चेक करिए, इसमें और भी एग्जांपल होते हैं। AlN होता है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड, AlN। इसके बाद आपका क्या होता है, Bn होता है, Bn को बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, नेटवर्क या कोवैलेंट सॉलिड होता है। इसका भी स्ट्रक्चर सीट लाइक बनता है, तो ये भी हमारे इसी में आते हैं। इसके बाद एक हमारा और होता है SiC, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, या इसी का दूसरा नाम होता है कार्बोरेंडम। अब हमने आपको बता दिया कि आयनिक और मेटेलिक सॉलिड को कैसे पहचानेंगे। अब बचा हमारा कोवैलेंट सॉलिड, इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो इसके कुछ बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं होते हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत गिने चुने होते हैं, और जो होते हैं मैंने बोर्ड पे लिख दिया। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा इसी में से आएगा। अब इससे बाहर तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसके एग्जाम्पल गिने चुने हैं। तो आपको बस याद रखना है कि जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, इनके मॉलिक्यूल के बीच में हमारा कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, 3D फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल आपस में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग जॉइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, कार्बोरेंडम, बोरान नाइट्राइड हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो जाएगा। तो इसके बहुत गिने चुने एग्जाम्पल हैं, इससे हम लोग याद रख सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे डायमंड होता है, अब डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी एक वर्ड में बोलेंगे तो इंसुलेटर होता है। इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास होता ही नहीं है। तो ये जो हमारे सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। लेकिन मेटेलिक वाले में पास होता है। आयनिक वाले में क्या होगा, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। लेकिन अगर आयनिक सॉलिड अगर हमारा मोल्टेन स्टेट में रहे, मोल्टेन का मतलब होता है कि उसको मेल्ट करा के पिघला दिए, या उसका एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग अब जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको समझते हैं।
अब मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड को हिंदी में कहते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस। अब ये आणविक ठोस क्या होते हैं? तो इनको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है वान डर वाल फोर्स या H बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझेंगे, यानी हिंदी में भी लिख देता हूं, इस प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच में वान डर वाल्स बल या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। देखिए, जो इस प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में या तो वान डर वाल बल उपस्थित हो जाए या तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं आणविक ठोस। ठीक है। अब जो आणविक ठोस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ऑलरेडी मॉलिक्यूल के बीच में हमारे वान डर वाल बल पाए जाते हैं, वो आसानी से हमारे मेल्ट कर सकते हैं। अब ये जो होते हैं इनका एग्जाम्पल ज़रा चेक करिए। जैसे P4 सॉलिड, P4 हमारा जो होता है इसको हम लोग बोला करते हैं वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस, ये P4 सॉलिड हो जाएगा। I2 सॉलिड होगा, ठीक है। CO2 सॉलिड होगा। अब जो CO2 सॉलिड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं ड्राई आइस, ठीक। उसके बाद हमारा H2O सॉलिड होगा। अब H2O सॉलिड होने का मतलब ये आइस में चला गया, आइस, ठीक। H3BO3 इसको हम लोग बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, सॉलिड में होगा। एक बात देखिए, ये जो हमारा H2O और H3BO3 ये दोनों हमारे जो सॉलिड होंगे ये किस में आएंगे? ये सॉलिड हमारे आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में, यानी ये किस में आएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये इसमें आएंगे। यानी इन मॉलिक्यूल के बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब एक बात समझिएगा, हम जरा इसके टाइप्स में आते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला टाइप्स हमारा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जरा समझिएगा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे क्योंकि इनमें हमारा वान डर वाल फोर्स पाया जाएगा, लेकिन ये हमारे नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर हमारा कंपाउंड एक ही कंडीशन में होता है जब मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मान 0 होता है। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे P4 ये आप लिख चुके होंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आसानी से समझा सकूँगा। तो इसको भी यहाँ पे इरेज किया जाता है। अब यहाँ से अच्छे से हम लोग समझेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहला नॉन पोलर वाला, नॉन पोलर जो हमारा होता है ये पहला वाला, जैसे यहाँ पे एक P4 दिया है, अगर मैं P4 का स्ट्रक्चर बना दूँ, 4 फास्फोरस ऐसे कॉर्नर पे काइट शेप स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया। अगर अब बोला जाए कि यहाँ पे फास्फोरस के बीच का बॉन्ड हमारा पोलर होगा, नहीं होगा। क्यों? अब देखिए ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, तो यानी P और P के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड हमारा पोलर है कि नॉन पोलर है, कैसे पता? ये हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता करते हैं।
फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये 2.1 होता है। अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस का, एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस का। अब जितना फोर्स लगा कि ये फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये लगा कि अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। अगर डिफरेंस भी निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो यानी 2.1 माइनस 2.1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो यानी ये जो लिखा गया है P4I2CO2, ये जो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल लिखे गए हैं ये तीनों हमारे इसी के एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड होंगे जिनके मॉलिक्यूल के बीच में वांडर वाल फोर्स प्रेजेंट होगा, लेकिन ये हमारे एक्चुअल में नॉन पोलर होंगे। इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, S8 हो सकता है जिसको हम लोग रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, I2 हो जाएगा आयोडीन, P4 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल। एक और अच्छा बात होता है कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में हमारा जो फोर्स पाया जाता है लंदन फोर्स पाया जाता है, ठीक, इसीलिए इनको नॉन पोलर बोला करते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, दूसरा वाला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जरा समझिएगा, तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल के बीच में हमारा डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। अब देखिए डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। जब भी अगर कोई वर्ड आए डाइपोल, डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक साथ डेवलप होना। जैसे अगर मैं अमोनिया ले लूँ NH3, तो अमोनिया में हमारे देखिए 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक लोन पेयर होता है ऐसे। अब अगर हम अमोनिया ले लिए तो अमोनिया में जब इसका वो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट कभी हमारा 0 नहीं आता है, और 0 नहीं आने का मतलब होता है कि ये मॉलिक्यूल अपने आप में क्या होता है, एक पोलर नेचर का होता है। ये मॉलिक्यूल हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही आएगा, लेकिन इसके मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा। डाइपोल का मतलब लोन पेयर अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, मतलब लोन पेयर अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बनेगा नाइट्रोजन का। अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेंगे, ये बॉन्ड हमारा पोलर में चला जाएगा। तो इससे क्या पता चला, इस मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट हो गया। और डाइपोल क्रिएट होने का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक साथ डेवलप होना। अब ऐसा नहीं कि अगर कभी ऐसे दे दिया जाए, ये पूछा जाए पोलर है, नहीं है, Cl ये पोलर है, नहीं है, अगर ये दोनों अगर चार्ज एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसके लिए पोलर वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारे जो होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। लास्ट बचा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमारे बहुत सारे कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो इसमें प्रेजेंट होता है सॉलिड स्टेट में, ये हमारा वाटर है और बोरिक एसिड है। इनमें मॉलिक्यूल के बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर एक वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है तो सीधा सीधा यही बोला जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो उसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया जा रहा है यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे वाटर हो तो वाटर में हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पे दूसरा जब वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो दूसरा जो वाटर का मॉलिक्यूल आया इस पर भी लोन पेयर, इस पर भी लोन पेयर, तो इस लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रैक्शन होगा, इस लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रैक्शन होगा। तो अब यहाँ पर दूसरा वाला वाटर का मॉलिक्यूल आएगा ऐसे H2O करके, अब इसके लोन पेयर और हाइड्रोजन में इंट्रैक्शन होंगे। नेक्स्ट हमारा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा लोन पेयर, तो अब क्या होगा, इसके लोन पेयर हाइड्रोजन में इंट्रैक्शन होगा। ऐसे ऐसे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का तरीका होता है। तो ऐसे
तो जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब सॉलिड की बात किया जा रहा है तो स्पेशली 2 मार्क करके रखिए कि वाटर हमारा जो होता है ये सॉलिड में पाया जाएगा, आइस के फॉर्म में, बोरिक एसिड हमारा सॉलिड में पाया जाएगा। कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, लेकिन वो कंपाउंड हमारे लिक्विड में भी हो सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड, तो सॉलिड में 2 स्पेशली याद रखिए, H2O आइस सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। ये आज का टोटल लेक्चर था क्रिस्टली ठोस के वर्गीकरण पे। यानी अब ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। अब हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर वो आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।